नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये क्लास है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो आपको पता है 10 यूनिट्स उसमें होती हैं। तो ये आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 1 के लिए यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आज की क्लास में हम लगभग 50 या 60 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं एक तरह से PYQ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या क्लास अच्छी लगती है तो आपने उस क्लास को लाइक भी ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है यूजीसी विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान, यानी कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हैं यूजीसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे और अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनके रिलेटेड हम क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालयों से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में यही सब रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा आयोग था जिसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है? ठीक है, तो वो आयोग है राधा कृष्णन आयोग। तो आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है ये जो राधा कृष्णन आयोग है ये कब आया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1953 में, यानी कि यूजीसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1953 में। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है कि निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो कौन सी धारा है? वो है धारा नंबर 12। ठीक है, यानी कि एक्ट 12। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम आपने याद रखना है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? तो विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर यूजीसी होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो 2009 के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे वो थे 16। ठीक है, 16 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय थे जो कि 2009 में के अधिनियम के तहत जो थे वो स्थापित किए गए थे। आगे आता है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? तो कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं राज्य वर्ग विश्वविद्यालय के अंडर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? तो विद्यार्थियों के नामांकन भी राज्य विश्वविद्यालय के अंडर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? तो अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करने वाले जो विश्वविद्यालय हैं वो है मानित विश्वविद्यालय। ठीक है,
ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है, यानी कि जो इग्नू हम कहते हैं उसका जो वित्त पोषण करती है वो कौन सी एजेंसी है, तो वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ये जो एजेंसी है ये इग्नू का वित्त पोषण करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, तो कौन सा है, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की ही बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं, तो कौन से राज्य में है सबसे अधिक विश्वविद्यालय, वो है तमिलनाडु में। हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पता चल गए। हमें ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा केंद्रीय जो विद्यालय हैं विश्वविद्यालय हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं वो हैं तमिलनाडु में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं, ये आपने हम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय है। अब मानित विश्वविद्यालय बताने हैं तो वो भी तमिलनाडु में ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उसको ये प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, उसको प्रदान करता है संसद का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम राष्ट्रमंडल यानी कि COL जिसको हम कहते हैं केवल एक सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है वैंकूवर में जो कि कनाडा में पड़ता है। ठीक है, वैंकूवर जो है वो कि कनाडा में पड़ता है, वहाँ पर अधिगम राष्ट्रमंडल जो है वो सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है। ठीक है, जो कि बाहर पड़ती है, ब्रिटेन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है, तो ये जो न्यूनतम संख्या है यानी कि मिनिमम जो है वो 25 विश्वविद्यालय होने चाहिए। ठीक है, तभी एक जो है महाविद्यालय जो है वो बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की, तो किसने की, UGC ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का कार्यालय स्थित है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से NUEPA का मुख्य रूप में से किससे संबंधित है, तो इसका संबंधित है शैक्षिक योजना के साथ। ठीक है, NUEPA का संबंध जो है वो है शैक्षिक योजना के साथ। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या था, तो वो था बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, यशपाल समिति की रिपोर्ट। अभी हमें ये भी पता चल गया कि ये जो यशपाल समिति की रिपोर्ट है ये कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1993 में ये प्रस्तुत की गई थी, और इसका जो मुख्य शीर्षक था वो था बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से UGC में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की, तो प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना जो थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था, तो वो था NICTE। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में को संशोधित किया गया और इसके साथ कार्य योजना को भी संलग्न किया गया था, तो वो कौन सा वर्ष था, वो था 1992 का। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो दिन मनाया जाता है वो है 11 नवंबर। ठीक है, आपने ये याद रखना है, नेशनल एजुकेशन डे। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की समीक्षा करना। आगे आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की निम्नलिखित संख्या, ठीक है, उल्लेखित की गई थी। तो वो पूछी गई है किसके अनुपात में? शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में। तो वो पूछी गई है 1:15। ठीक है, 1:15, यानी कि एक टीचर जो है वो 15 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये अनुपात इस तरह से रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो महिला विश्वविद्यालय की संख्या है 20। ठीक है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, आगे है कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई थी, जो कि मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे, यानी कि ए में है विषय विशेष रिफ्रेशर कोर्स और सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ये दोनों ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी? तो महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद जो महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई समिति थी वो थी श्री प्रकाश समिति। ठीक है, श्री प्रकाश समिति गठित की गई थी महिलाओं की शिक्षा को लेकर। आगे आता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे आता है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग यानी कि NCMI स्थापित किया गया था? तो वो 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? तो वो कौन सी है? वो है WIPO। ठीक है, ये जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? कौन से विश्वविद्यालय को 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। इसको 2013 में दर्जा ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी? तो 2017 में जो विश्वविद्यालय की संख्या थी वो थी 47। ठीक है, 47 विश्वविद्यालय स्थित थे 2017 तक। आगे आता है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो वो है तिरुपति में। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो वो कौन सी भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? वो थी तमिल भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, स्थापित किया गया है? तो ये दिसंबर 2013 का भी क्वेश्चन है ये। तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? तो वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है वो है उपरोक्त दोनों, यानी कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और तकनीशियन शिक्षा परियोजना, इन दोनों का वित्त पोषण जो है वो विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है
वो है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया था। तो कौन सी परिषद को भंग कर दिया गया था, वो थी दूरस्थ शिक्षा परिषद, यानी कि DEC को 2013 में भंग कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो वो था 42वें संशोधन में। ठीक है, 42 जो अमेंडमेंट थी उसके द्वारा क्या किया गया था, उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से UGC के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी UGC संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नहीं है। आगे आता है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो है वर्धा स्कीम। ठीक है, वर्धा स्कीम जो थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वो है वर्धा में। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि CABE की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1925 में। ठीक है, 1925 में। ठीक है, 1925 में स्थापना इसकी की गई थी। आगे है कि निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की स्थापना की गई थी। तो IGNOU की स्थापना की गई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में, ये आपने याद रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो सृजित किया गया था, यानी कि स्थापना की गई थी इसकी। तो वो की गई थी 1985 में। ठीक है, 1985 का ईयर आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए आते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।